डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 प्रश्न है वो देखने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे और इसका एक पार्ट और आएगा, उसको उसमें 50 प्रश्न और मिलेंगे। दोस्तों दोनों वीडियो होने के बाद आपको इस वीडियो की PDF भी मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको जो इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहते हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। 50 प्रश्न में है, आप कितने सही करते हैं मैं ज़रूर बताइएगा। सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, भारत के किस ओहदे यानी कि भारत के किस पद को कार्यकारी प्रमुख माना जाता है, यानी कि जो हमारा एग्जीक्यूटिव हेड होता है भारत में कौन होता है। तो देखिए जो एग्जीक्यूटिव हेड यानी कि कार्यकारी प्रमुख भारत में होते हैं वो होते हैं देश के प्रधानमंत्री। भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं यह कार्यकारी प्रमुख, और राष्ट्रपति कौन होते हैं, यह संवैधानिक प्रमुख होते हैं। तो दोनों का नाम याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री जो होते हैं कार्यकारी प्रमुख होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मृत व्यक्ति के स्मारक हैं। तो बताना है कौन से मृत व्यक्ति के स्मारक हैं। पहला है ताजमहल, दूसरा है बीबी का मकबरा, तीसरा है एतमादुद्दौला का मकबरा। तो देखिए जो मकबरे होते हैं अधिकतर वो किसी न किसी व्यक्ति के स्मारक ही होते हैं, मृत व्यक्ति के स्मारक होते हैं। तो ये जो तीनों ऑप्शन दिए हैं ये तीनों जो है मृत व्यक्ति के स्मारक हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो ताजमहल है, ताजमहल में मुमताज़ महल की कब्र तथा इसको शाहजहाँ ने बनवाया था। जो बीबी का मकबरा है को गरीबों के ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है, और इसको आजम शाह ने अपनी माँ दिलरास बानो बेगम की याद में बनवाया था। आजम शाह शाहजहाँ का पोता था और औरंगजेब का पुत्र था। इसके बाद ही अगर हम इत्मादुद्दौला की बात करें तो देखिए जो इत्मादुद्दौला का मकबरा है यह गियासुद्दीन बेग की कब्र है, और जो जहांगीर के दरबार में मंत्री थे। जो इत्मादुद्दौला का इस मकबरा है यह गियासुद्दीन बेग की पुत्री नूरजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। तो ये दोस्तों जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं वो हम आपको बताते चलेंगे, जिससे आपको दोस्तों एक प्रश्न के माध्यम से कई प्रश्न की जानकारी मिल जाए। तीसरा प्रश्न है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था। तो देखिए आप सभी को पता है बिंदुसार कौन से वंश के शासक थे। बिंदुसार जो थे वो मौर्य वंश के शासक थे। कौन से वंश के शासक थे, मौर्य वंश के शासक। तो बिंदुसार के उत्तराधिकारी कौन थे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सम्राट अशोक। देखिए जो बिंदुसार थे यह सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी थे, जो बिंदुसार के पुत्र एवं चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सम्राट अशोक। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया। देखिए आपको इसका जवाब पता होगा 100%। तो भारत का संविधान जो है पहली बार कब संशोधित किया गया, सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है 1950। देखिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर लागू हुआ था। और देखिए इसको सबसे पहले 1951 में संशोधित किया गया। कब किया गया, 1951 में पहली बार जो है संविधान को संशोधित किया गया, जिसमें समानता, संपत्ति और स्वतंत्रता के नियमों में बदलाव किए गए, और संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। देखिए 9वीं अनुसूची में क्या है, 9वीं अनुसूची में हमारा भूमि सुधार अधिनियम आता है। क्या है, भूमि सुधार अधिनियम जो है जोड़ा गया था, यानी कि इसमें सुधार किया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1951 में जो है पहली बार भारत के संविधान में संशोधन हुआ था। अगला प्रश्न हमारा पांचवा प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए दामोदर नदी जो है इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। लेकिन जब से जो दामोदर नदी परियोजना बन गई है उससे जो है यह बंगाल का शोक, देखिए जब तक दामोदर घाटी परियोजना स्टार्ट नहीं हुई थी तब तक इसे बंगाल का शोक कहा जाता था। लेकिन यह परियोजना बनने से जो है इसने बंगाल में होने वाले जो बाढ़ है उसको एकदम कम कर दिया है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है, जो झारखंड के तालेहाट जिले के छोटा नागपुर पठार से जो है उद्गम होती है। अगला प्रश्न है छठा प्रश्न, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था। तो देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तो देखिए जो रॉलेट एक्ट है यह 1919 में लागू किया गया था, 1919 में। देखिए प्रश्न कैसे बनते हैं कि रॉलेट एक्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए रॉलेट एक्ट को काला अधिनियम या काला कानून के नाम से जाना जाता है। इसको बिना वकील बिना दलील का भी जो है कानून कहा जाता है। तो यह प्रश्न इसलिए इम्पोर्टेंट है। देखिए रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 में लागू किया गया था। इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता है। 13 अप्रैल 1919 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड भी जो हुआ था, तो इसी से संबंधित वो भी है। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप को अपने घोड़े को किस नाम से बुलाया करते थे। तो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था
घोड़े का नाम था चेतक। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। 1976 में महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ये भी याद रखना है। और देखिए जो बादल था, बादल महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम बादल था, चेतक नाम था घोड़े का। तो ये दोनों नाम याद रखना है। अगला प्रश्न है, करडम मल्लेश्वरी निम्न में से किस खेल से संबंधित थी? देखिए करडम मल्लेश्वरी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, और यह वेट लिफ्टिंग यानी कि जो भारोत्तोलन है इससे जुड़ी हुई थी, वेट लिफ्टिंग से करडम मल्लेश्वरी। अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस उपग्रह ने चंद्रमा का सबसे पहले चक्कर लगाया था? तो आप ध्यान से जवाब देंगे, किस उपग्रह ने चंद्रमा का सबसे पहले चक्कर लगाया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लूना 10। देखिए जो लूना 10 था, इसने सबसे पहले चंद्रमा पर जो है चक्कर लगाया था। और चंद्रमा पर उतरने वाला पहला ग्रह कौन था? तो देखिए चंद्रमा पर उतरने वाला जो पहला सैटेलाइट था वो था अपोलो 11 जो यान था, सबसे पहले चंद्रमा पर उतरा था, और चंद्रमा का चक्कर लूना 10 ने सबसे पहले लगाया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बॉक्सर को द रियल डील के नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है कि किस बॉक्सर को द रियल डील के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इवांडर होलीफील्ड। देखिए जो इवांडर होलीफील्ड थे, इन्हें द रियल डील के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? द रियल डील के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा अगर हम बात करें माइक टाइसन, तो देखिए माइक टाइसन को जो है फ्लाइंग फिश, माइक टाइसन को फ्लाइंग फिश और इवांडर होलीफील्ड को द रियल डील के नाम से जाना जाता था। तो ये उपनाम जो है इनके इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल। अगर आपने ए चुना है तो आपका जवाब सही हो जाएगा। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह जो था लोथल में था। लोथल अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी किनारे पर बसा है। 1955 से 1962 के मध्य लोथल में खुदाई कराई गई, जिसमें लगभग 2 मील के घेरे में एक बसे नगर के कुछ अवशेष प्राप्त हुए। लोथल की खुदाई करने पर यहाँ की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि यहाँ पक्की ईंटों का एक विशाल घेरा मिला, जिसे राय महोदय ने जहाज़ों की गोदी बताया है। लोथल बस्ती अलग अलग टीलों में न होकर एक ही दीवार के घेरे में बसी हुई थी। लोथल की खुदाई SR राव के निर्देशन पर की गई। तो देखिए ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। ये बताने का हमारा मतलब ये है कि आपको कई प्रश्न की जानकारी जो है डिटेल में मिलती रहे। अगला प्रश्न हमारा है 12वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता किस लिपि में लिखी गई थी? तमिल, संस्कृत, खरोष्ठी या फिर अज्ञात? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, तो इस लिपि को हम अज्ञात के नाम से जान सकते हैं, यानी कि अभी तक लिपि किस भाषा में है यह ज्ञात नहीं हो पाया है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट हो जाएगा। अगर इस लिपि के बारे में अगर हम और बात करें, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक समझ में नहीं आई है, अतः यह अज्ञात लिपि है, क्योंकि सिंधु लिपि में 64 मूल चिन्ह, 250 से 400 अक्षर जो सेल खड़ी की आयताकार मोहरों पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी, जिसे अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में कितने प्रकार के विवाह होते थे? दैव विवाह, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह या फिर सभी? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। देखिए प्राचीन भारत में कुल 8 प्रकार के विवाह होते थे। कितने प्रकार के विवाह? 8 प्रकार के। इन 8 के नाम क्या हैं? देखिए पहला है ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह। ये सब मिलाकर भारत में 8 प्रकार के जो है विवाह संपन्न होते थे। अगला प्रश्न है, बुद्ध का क्या अर्थ होता है? तो देखिए बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति करना, बुद्धत्व को प्राप्त करना, यानी कि ज्ञान को प्राप्त करना मतलब होता है बुद्ध का अर्थ। अगर हम गौतम बुद्ध की बात करें, देखिए आपको इनके बारे में पूरी जानकारी पता है। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और इनके बारे में दोस्तों हमने आपको डिटेल में जो है जानकारी दे दी है। अगला प्रश्न है, इच्छा सब कष्टों का कारण है, यह किस धर्म में कहा गया है? तो देखिए इच्छा सभी कष्टों का कारण है, यह बौद्ध धर्म में कहा गया है। किस धर्म में कहा गया है? बौद्ध धर्म में कहा गया है। ऑप्शन नंबर, तो सही आंसर क्या आ जाएगा? देखिए इच्छा सभी कष्टों का कारण है, यह बौद्ध धर्म में कहा गया है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो देखिए आप सभी को पता होगा जैन धर्म के पहले पहले तीर्थंकर कौन थे? देखिए जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। 23वें का नाम आपको याद रखना होगा। 23वें कौन थे?
पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और इन्हें ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव यानी कि आदित्यनाथ को माना जाता है। इन्हें ऋग्वेद में दोस्तों अरिष्टनेमी के नाम से उल्लेख किया गया है। जबकि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जिन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन शासक उत्तरदायी है? तो मगध के उत्थान के लिए जो शासक उत्तरदायी उनका नाम है बिंबिसार। देखिए, बिंबिसार ने जो है हर्यक वंश की स्थापना की थी और इन्हें ही ब्रह्म जो है मगध का उत्थान का उत्तरदायी माना जाता है। किसे? बिंबिसार को, जो कि हर्यक वंश के संस्थापक थे। इनका जन्म कब हुआ था? देखिए, बिंबिसार जो थे 544 में गद्दी पर बैठे और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इनके बाद इनका पुत्र जो है अजातशत्रु जो है मौर्य मगध की शासन गद्दी पर बैठा और हर्यक वंश का शासक बना। अगला प्रश्न है, सिकंदर और पोरस की लड़ाई किस नदी किनारे लड़ी गई थी? तो देखिए, सिकंदर और पोरस की लड़ाई जो है झेलम नदी किनारे लड़ी गई थी। झेलम को पुरानी भाषा में वितास्ता भी कहते हैं। देखिए, कहीं पर ये लिखा होता है वॉर ऑफ वितास्ता, तो वितास्ता यानी कि झेलम, और इसे जो है हाइडेस्पीज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। आपने सुना होगा, जो हाइडेस्पीज का युद्ध है वो झेलम का युद्ध ही है, जो कि पोरस और सिकंदर के बीच में लड़ा गया था। तो इसका सही आंसर आपको पता चल गया। अगला प्रश्न है, किस मौर्य शासक ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था? किस मौर्य शासक ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था? करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। देखिए, 305 में जो है सेल्यूकस निकेटर का भारत का जो है चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध हुआ था और वह चंद्रगुप्त से पराजित हो गया और उसने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को जो है राजदूत बनाकर भेज दिया था। तो आपको पता है, इस संधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी पुत्री यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की पुत्री चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी पुत्री से शादी कर लिया और उसे दोस्तों दहेज के रूप में काफ़ी जो है क्षेत्र दे दिए सेल्यूकस निकेटर ने। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों से निम्न में से किसकी जानकारी मिलती है? तो जो अशोक के शिलालेख हैं उससे विदेश नीति, जीवन वृत्त, आंतरिक नीति, उपरोक्त सभी, ये सभी जानकारी मिलती है अशोक के शिलालेखों से। देखिए, अशोक के शिलालेखों से विदेश नीति, जीवन वृत्त और आंतरिक नीति की सभी जानकारी मिलती है। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। किस लिपि में लिखे हुए हैं? ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं, याद होना चाहिए आपको। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अशोक के अभिलेखों में शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो है खरोष्ठी में लिखे गए। देखिए, जो दो अभिलेख हैं शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा ये खरोष्ठी में लिखे गए हैं, बाकी जो है अधिकांश वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो ये दोनों भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विद्यापीठ सबसे पुरानी है? तो देखिए, इसमें सबसे जो पुरानी है वो है तक्षशिला। कि कौन सी है? तक्षशिला। इसकी स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। नालंदा की स्थापना जो है किसने की थी? गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने की थी। तो पुराना कौन सा था? तक्षशिला सबसे पुराना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विक्रमादित्य को और किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए, विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त के नाम से जाना जाता है। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने चुना है तो आपका जवाब सही हो जाएगा। और इन्हीं के शासनकाल में दोस्तों कौन आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही जो थे फाहियान भारत की यात्रा पर आए थे और इनके शासनकाल को गुप्त काल का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। गुप्त काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस काल में निर्मित की गई थी? तो देखिए, जो अजंता की गुफाएं किस काल में निर्मित की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल। जो अजंता की गुफाएं हैं वह गुप्त काल में निर्मित की गई थी। अजंता की गुफा बौद्ध धर्म के चित्रण संबंधित है और अजंता के जो गुफा हैं पहली और दूसरी गुफा में चित्र 7वीं शताब्दी ईस्वी के हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? देखिए, जो ऐहोल अभिलेख है वह किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। देखिए, जो ऐहोल अभिलेख है यह पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। रवि कीर्ति ने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी और यह लेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इस शिलालेख में पुलकेशिन द्वितीय की विजयी की जो है विस्तृत वर्णन किया गया है। पुलकेशिन द्वितीय। 26वां प्रश्न है, किसके शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था? तो देखिए, ह्वेनसांग जो था वो हर्ष के समय में आया था
और फाहियान चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। कैसे याद रखना है? देखिए, ह से ह्वेनसांग, ह से हर्ष, ह से ह्वेनसांग, ह से हर्ष याद रखना है। और फाहियान आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। उसने अपनी यात्रा का विवरण किसमें किया था? सी युकी नामक एक पुस्तक में उसने अपनी यात्रा का विवरण दिया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली का कुतुब मीनार किसके शासनकाल में पूरा हुआ था? तो आप सभी को पता है, कुतुब मीनार का जो नींव था वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था, लेकिन यह इल्तुतमिश के शासनकाल में पूरा हुआ था। इल्तुतमिश के शासनकाल में जो है ये पूरा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इसका जो निर्माण हुआ था 1206 में शुरू हुआ था और 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में यह पूरा हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार काके के नाम से जाने जाते थे। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जो है कुतुब मीनार की चौथी मंजिल को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली की सल्तनत का उदारक या प्रभुता संपन्न सुल्तान किसे कहा जाता है? तो देखिए, दिल्ली सल्तनत का जो प्रभुता संपन्न सुल्तान था वह इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश को दोस्तों, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। देखिए, दिल्ली सल्तनत का उदारक या प्रभुता संपन्न सुल्तान इल्तुतमिश को कहा जाता है। इनको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के शाही संरचना में प्रमुख अंगों को सुव्यवस्थित होने इन्होंने ही अपने शासनकाल में किया था। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका निम्न में से कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका जो थी वो थी रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की ही पुत्री थी। कौन थी? रजिया सुल्तान। अगर हम रजिया सुल्तान की बात करें, देखिए, इन्होंने 1236 से लेकर 1240 तक, 1236 से कब तक? 1240 तक जो है शासन किया था। अगला प्रश्न है, अमुक्त माल्यद पुस्तक किस शासक के द्वारा लिखी गई थी? अमुक्त माल्यद किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है कृष्णदेव राय, तो आपका जवाब सही हो जाएगा। देखिए, कृष्णदेव राय जो थे यह बाबर के समकालीन थे और इन्होंने अमुक्त माल्यद नामक पुस्तक की रचना भी की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है यह 15 अप्रैल 1526 को हुआ था। कब हुआ था? 15 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई और इसने भारत में जो है मुगल वंश की स्थापना की। कब? 1526 में ही भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई। अगर इसके अलावा अगर हम और बातें देखिए, बाबर ने अपनी आत्मकथा भी लिखी थी जिसका नाम था क्या? तुजुके बाबरी। इसने अपनी आत्मकथा भी लिखी थी, तो ये भी याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? तो देखिए, जो मोती मस्जिद है यह आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी अगर आपने चुना है तो आपका जवाब सही है। मोती मस्जिद आगरा में स्थित है। मोती मस्जिद का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था, जबकि दिल्ली के लाल किले के अंदर बनी मोती मस्जिद का निर्माण मुगल शासक औरंगजेब ने कराया था। देखिए, एक दिल्ली के लाल किले में भी मोती मस्जिद है और एक आगरा में भी है। तो आगरा वाले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था और जो लाल किले के अंदर है उसे औरंगजेब ने निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, लड़ाकू पेशवा के नाम से किसे जाना जाता है? तो लड़ाकू पेशवा के नाम से बालाजी प्रथम को जाना जाता है। किसे? पेशवा बाजीराव प्रथम। पेशवा बाजीराव प्रथम को जो है लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता है, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है। बाजीराव प्रथम मराठा साम्राज्य के महान सेनानायक में से एक थे। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? तो भारत आने वाला जो पहला अंग्रेजी जहाज था वो था रेड ड्रैगन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अगर हम रेड ड्रैगन की बात करें तो यह कैप्टन हॉकिंस के समय में भारत, यानी कि कैप्टन हॉकिंस भारत इसी से आए थे, जो कि 1608 में आए थे और ये सूरत के बंदरगाह में आकर रुका था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश का संविधान लिखित रूप से नहीं है? देखिए, भारत का, अमेरिका का, बांग्लादेश का संविधान जो है लिखित संविधान है, लेकिन जो ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित संविधान है। क्या है? अलिखित संविधान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा जो संविधान है वो भारत का संविधान है पूरे विश्व में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब नियुक्त किया गया? देखिए, आपको पता होगा संविधान सभा का जो पहला बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसके अस्थायी अध्यक्ष जो थे वह सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने चुना है तो आपका जवाब करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान कब लागू हुआ? देखिए, भारत का जो संविधान था बनकर कब तैयार हुआ? देखिए 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, किंतु 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 26 नवंबर को तैयार हुआ था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, देखिए उच्च न्यायालय के द्वारा कितनी रिट जारी की जा सकती है? देखिए उच्च न्यायालय के द्वारा 5 रिट जारी की जा सकती है। कितनी रिट? 5 रिट। इन पांचों रिट के नाम क्या है? देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। देखिए जो रिट है, इन पांचों रिट को सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है। तो ये दोनों, हाई कोर्ट 226 और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकार नहीं रहा? तो देखिए जो संपत्ति का अधिकार है वह 44वां संविधान संशोधन द्वारा जो है संपत्ति का अधिकार नहीं रहा, और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है और अनुच्छेद 301 के अंतर्गत रख दिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं बल्कि कानूनी अधिकार के तौर पर इसको मान्यता दे दी गई है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल या संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 32 को जो है संविधान की आत्मा माना गया है, अनुच्छेद 32 को। अगला प्रश्न है, विदेशियों और नागरिकों दोनों को कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो देखिए चाहे विदेशी नागरिक हो चाहे भारतीय नागरिक हो, इन दोनों को विधिक यानी कानूनी अधिकार जो होते हैं प्राप्त होते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कानूनी अधिकार दोनों को प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो देखिए जो राष्ट्रपति होता है वो अपना त्याग उपराष्ट्रपति को दे सकता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति का पद की बात करें, देखिए राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में रखा गया है, और उपराष्ट्रपति का पद जो है अनुच्छेद 63 में रखा गया है। प्रधानमंत्री अपना जो त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। ये याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, भारत की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो देखिए जो संसदीय शासन प्रणाली है वह ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। देखिए संसदीय शासन प्रणाली और एकल नागरिकता ये दोनों जो हैं ब्रिटेन के संविधान से। अमेरिका के संविधान से जो है मौलिक अधिकार लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, और रूसी संविधान से जो है मौलिक कर्तव्य रूस से, और पंचवर्षीय योजनाएं रूस से लिए गए हैं, और मौलिक अधिकार जो है वह अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, और उपराष्ट्रपति का पद जो है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। यह 15 मई 1952 से लेकर 27 फरवरी 1956 तक जो है यह लोकसभा के अध्यक्ष थे। इसके अलावा 26 नवंबर 1949 से जो संसद बना था अंतरिम संसद, उसके भी यह अध्यक्ष रहे थे। अगला प्रश्न है, लोकसभा के निर्वाचन की सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा के निर्वाचन की जो अधिकतम संख्या है वह 550 हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 550। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय एकता परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रदेश के प्रधानमंत्री होते हैं, और वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो यही राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष भी होंगे। अगला प्रश्न है, भारत में अदालत कितने स्तर की होती है? भारत में अदालत कितने स्तर की होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 स्तर की। देखिए पहला स्तर क्या होता है? पहला जिला स्तर होता है, दूसरा राज्य स्तर होता है, यानी कि जिला स्तर पर सत्र न्यायालय होते हैं, राज्य स्तर पर हाई कोर्ट होते हैं, और केंद्रीय स्तर पर एक हमारा जो सबसे सर्वोच्च न्यायालय होता है। ये तो 3 स्तर होते हैं हमारे अदालत के। ये 3 अदालत कौन कौन से? देखिए पहला जिला स्तर, राज्य स्तर में उच्च न्यायालय, और हमारा एक उच्चतम न्यायालय जो है वो सर्वोच्च होता है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर हो जाएगा 1950 में। देखिए योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। इस आयोग का गठन संवैधानिक उपबंधों द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि भारत में पंचवर्षीय योजना के द्वारा आर्थिक नियोजन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसका जो है स्थापना किया गया था।
योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग के नाम से जाना जाता है और योजना आयोग के नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री ही होते हैं, तो इनका नाम याद रखना है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करते हैं अनुच्छेद 164A के तहत, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो होता है राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह के द्वारा ही करता है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, दिल्ली में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो देखिए, दिल्ली में कुल विधानसभा सीटों की संख्या जो है वो 70 है। ऑप्शन नंबर सी कितना हो जाएगा? दिल्ली में विधानसभा सीटों की संख्या है 70, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सर्वाधिक सीटों की बात करें तो देखिए, सर्वाधिक सीट उत्तर प्रदेश में 404 है और द्वितीय सर्वाधिक जो है वो महाराष्ट्र में है जो कि 288 है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको 50 प्रश्न दिए गए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका अगला भाग भी आपको जल्द ही मिलने वाला है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो को आप 4 से 5 व्यक्तियों तक शेयर जरूर करें ताकि अन्य लोग भी जो है इससे फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।